हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित राजपूत और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे रेलवे बोगीज़ के बारे में। सो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बोगीज़ के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असेंबली है किसी भी कोच की। तो जैसे कि हम देखते हैं कि रेलवेज़ में कई प्रकार के कोचेज़ होते हैं, जैसे कि ये है एलएचबी टाइप ऑफ कोचेज़ हैं या आईसीएफ टाइप ऑफ कोचेज़ हैं। पर किसी भी प्रकार के कोच के लिए उसकी बोगी उसका हार्ट होती है। तो किसी बोगी की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी किसी कोच में हमें ज़रूरत क्या है बोगी की, बोगी क्या रोल प्ले करती है। सो बेसिकली लोड ट्रांसफ़र और राइडिंग का जो सारा दारोमदार है वो बोगीज़ के ऊपर है। अब एक सवाल आता है कि हमें बोगी की ज़रूरत क्या है। कार के अंदर तो कोई स्पेशल बोगी नहीं होती, सिर्फ कार के अंदर जैसे हम देखते हैं व्हीकल्स के अंदर एक चेजिस होता है और चेजिस के नीचे व्हील्स होते हैं। बट फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक कोच बॉडी काफ़ी बड़ी जो होती है वो ट्रैक पे चलती है, तो जो ट्रैक पे कर्व्स होते हैं तो उस पर सेम बॉडी एक कर्व पे रिजिड रहेगी। तो उसको मूव करने के लिए हमें नीचे एक बोगी की ज़रूरत पड़ती है। बोगी का काम बेसिकली लोड ट्रांसफ़र और राइड प्रोवाइड करना है। सो आमतौर पे हम समझ सकते हैं कि बेसिकली बोगी आपका वो कंपोनेंट है जो कि रेल और बॉडी के बीच में रहता है। रेल और बॉडी के बीच में रहने वाले कंपोनेंट को हम बोगी बोलते हैं। सो अब जान लेते हैं बोगी की शुरुआत कैसे होती है। जैसे कि किसी भी कोच के अंदर, ये कोच है, कोच बॉडी, इसके अंदर एक बोगी होती है। बोगी के बेसिकली बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, पर हम बहुत ही इसको डिस्क्रीटली अगर देखें तो एक बोगी के अंदर बेसिकली व्हील सेट होते हैं, जो हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में भी बात करी है। और उसके ऊपर एक फ्रेम अरेंजमेंट होता है, फ्रेम अरेंजमेंट रहता है, जिसके अंदर स्प्रिंग या सस्पेंशन डिवाइसेस रहती हैं। अब स्प्रिंग इज अ सस्पेंशन, तो कोई डिफरेंट टाइप की स्प्रिंग्स और डैम्पर्स का एक अरेंजमेंट रहता है जो कि इसको सस्पेंशन प्रोवाइड करता है। जब स्टार्टिंग में रेलवेज के अंदर बोगीज का आगमन हुआ तो सबसे पहले कुछ बोगीज इस टाइप की थी, इसे हम हॉर्न टाइप की बोगीज बोलते हैं। जैसे कि ये हॉर्न टाइप का स्ट्रक्चर इसमें दिखता है हमें। इस हॉर्न टाइप का स्ट्रक्चर के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर व्हील्स रहते हैं। तो जब शुरू में बोगीज आई तो इस टाइप की बोगी होती थी। और ये जो अरेंजमेंट आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये बेसिकली वो पोर्शन है जहाँ पर आपका बेयरिंग होता है। अब पुराने ज़माने में बेयरिंग जनरली जर्नल बेयरिंग्स होती थी, जो कि सेल्फ लुब्रिकेटिंग या इनके अंदर लुब्रिकेशन दिया जाता था। रोलर बेयरिंग्स की शुरुआत काफ़ी लेट हुई, पर पहले जनरल बेयरिंग्स होती थी। और ये उस टाइप की जो स्प्रिंग होती थी, ये लीव स्प्रिंग होती थी। अच्छा, अब स्प्रिंग का क्या काम है। अब एक कार में तो हमने देखा है कि एक टायर होता है, और टायर इज़ अ फ्लेक्सिबल कंपोनेंट। अगर ये टायर को आप देखेंगे तो जब वो रोड पे चलता है तो वो टायर अपना अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से कर लेता है, रोड सरफेस फ्लैट हो जाता है। और क्योंकि इसके अंदर कुशनिंग हो जाती है, तो ये जो इसके वाइब्रेशंस हैं या जो इसके एक्सपर्टीज़ हैं यहाँ के, अगर किसी भी रोड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो फ्लैट ना होते हुए कुछ इस टाइप से होता है, बम्प्स होते हैं आप जो देखते हैं, तो काफ़ी कुछ एब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट जो कि रेल और व्हील के अंदर होता है, इसके जितने भी आपके इरेगुलरिटीज़ हैं ट्रैक की या रेल की या व्हील की, वो डायरेक्टली अगर ऊपर ट्रांसफर होने लग जाएगी तो इट विल बी अ वेरी टफ रफ राइड। सो टू इम्प्रूव द राइड वी प्रोवाइडेड द स्प्रिंग्स। हमने एक स्प्रिंग अरेंजमेंट दिया है जो कि राइड को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर लेता है। यही काम एक सस्पेंशन को होता है। फ्रेंड्स, सस्पेंशन के ऊपर हम एक स्पेशल लेक्चर अलग से करेंगे, पर अभी हम ये समझ लेते हैं बेसिकली सस्पेंशन आपको राइड कंफर्ट प्रोवाइड करता है। स्टार्टिंग में लोगों ने सबसे पहले ये सस्पेंशन यूज़ किया था, जिसे हम लीव स्प्रिंग में देख रहे हैं। और ये सस्पेंशन आज भी कई गाड़ियों में आपने देखा होगा, जितनी भी बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी होती है उसमें इस टाइप का सस्पेंशन यूज़ करते हैं। रोबस, सस्ता, टिकाऊ और सबसे अच्छा माना जाता है। कई बार तो आपने ये ट्रक्स में अभी भी ये लीव स्प्रिंग यूज़ होती है, जिसे कई ट्रक ड्राइवर पट्टी के रूप में जानते हैं। सो अब इसमें दिक्कत क्या थी। आज भी ये बोगीज यूज़ होती हैं। हॉर्न टाइप का स्ट्रक्चर आप ये देख सकते हैं, कैशनप बोगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैशनप बोगी के अंदर आज भी हम हॉर्न टाइप का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जो कि एक कास्टिंग एंड स्नबर, ये कैशनप का फुल फॉर्म होता है जनरली कास्टिंग और स्नबर, तो उसको हमने बना के कैशनप बनाया है। ये NLB नैरो जॉ NLB टाइप की बोगीज आती हैं। ये जॉ है, ये जिसे हम जॉ बोलते हैं, यही हॉर्न होता है। इसका बेसिकली इशू क्या रहा। इशू ये रहा कि जब हमने इनको यूज़ करना चाहा,
जहाँ पर जैसे बेरिंग देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली कि जब यहाँ पर थोड़ी बहुत भी क्लियरेंस होती है, क्योंकि जब जॉ आप बैठाएंगे तो यहाँ थोड़ी बहुत क्लियरेंस रहेगी, और जब भी क्लियरेंस रहेगी तो जब बोगी आगे या पीछे की तरफ जब लोड ट्रांसफर स्टार्ट होता है, ट्रैक्शन या ब्रेकिंग, सो ये इसको यहाँ पर हिट करता है। सो आप देख रहे हैं ऐसे इस सरफेस के ऊपर इस पोर्शन में आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है ड्यूरिंग द मोशन। अब ये जब प्रेशर क्रिएट होता है तो हम ये जानते हैं कि वियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इनटू वेलोसिटी। सो एज द प्रेशर इंक्रीजेज देयर इज अ रेट ऑफ वियर विल डेफिनेटली इंक्रीज। तो यहाँ पर एक तो पहली चीज़ है, वियर बहुत जल्दी स्टार्ट होता है। इसलिए अगर आप रेलवे वर्किंग में थोड़ा जानते हो तो हम जनरली बोगीज के अंदर इस जगह पे वियर कंपोनेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पर वियरिंग प्लेट लगाते हैं। जो सिलिको मैग्नीज की जनरली प्लेट्स यूज़ होती हैं वो वियरिंग प्लेट्स होती हैं, जो हम यहाँ पर जनरली वेल्ड करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं हॉर्न में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब हॉर्न स्ट्रक्चर में आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कैंटिलीवर बन गया है। आप इसे कैंटिलीवर समझ सकते हो। जब लोड आपको इधर लगता है तो ये बेसिकली एक बीम बन जाती है और जिसमें लोड यहाँ लगता है। तो इस पॉइंट पे ये बेंडिंग स्ट्रेसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप यहाँ से इसको देखेंगे तो ये बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम इसका इस टाइप से बन जाएगा। सो ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेस बनेंगे तो स्ट्रेसेस जहाँ ज़्यादा डेवलप होंगे। तो ये जो रेड जोन दिखा रहा है ये हाई स्ट्रेस जोन दिखाता है, और स्ट्रेस के कारण यहाँ पर ब्रेकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखिए कि जब भी बोगीज़ के अंदर हम देखते हैं तो यही वो कंपोनेंट एरिया होता है जहाँ पर ब्रेकेज का या फिर फेलियर का ज़्यादा चांस होता है। यहाँ पर डीपीटी करने की कोशिश करते हैं। तो ये बोगी जनरली इतनी कारगर साबित नहीं हुई हाई स्पीड या फिर जब और एडवांस हुआ, लेकिन आज भी ये बोगी वैगन्स के केस में यूज होती है, क्योंकि वहाँ पर राइड इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि इस बोगीज के अंदर हमने देखा स्प्रिंग का कोई कंपोनेंट इस एरिया में नहीं है, प्राइमरी सस्पेंशन जैसे बातें हैं। अच्छा, अब कई लोग पूछते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, इसे हम याद कैसे करें। सो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। प्राइमरी सस्पेंशन वो सस्पेंशन है, प्राइमरी, जो कि व्हील और बोगी के बीच में होगा, और सेकेंडरी सस्पेंशन वो सस्पेंशन होगा जो कि बोगी और बॉडी के बीच में होगा। यानी कि जो व्हील और बोगी के बीच में है ये वाला, ये प्राइमरी कहलाएगा, और जो बॉडी और बोगी के बीच में होगा ये आपका सेकेंडरी कहलाएगा। तो सेकेंडरी एंड प्राइमरी आर बोथ सस्पेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी। तो जो पहला जर्क्स या पहले जो आपका वाइब्रेशंस है या जो इरेगुलरिटीज़ हैं, अगर आप इसे वाइब्रेशंस देखते हैं तो उसको टेपर करने के लिए, फिल्टर करने के लिए सबसे पहले होता है प्राइमरी, पहला प्राइमरी काम आएगा, और उसके बाद जो कि एम्पलीट्यूड की जो वाइब्रेशंस बचेंगी उसको फिल्टर करने के लिए हम सेकेंडरी का यूज़ करते हैं। सो प्राइमरी और सेकेंडरी में ये खास डिफरेंस है। सो अब ये देखा कि हमने इस बोगीज का इशूज तो था, तो हम अब शिफ्ट हुए नई टाइप के बोगीज पे। हमने स्ट्रक्चर अभी भी हॉर्न रखा, लेकिन अब हमने उसमें स्प्रिंग्स प्रोवाइड कर दी, क्योंकि हमने यहाँ देखा था अभी तक हमारे पास प्राइमरी में कोई स्प्रिंग नहीं थी हॉर्न में। तो अब हमने यहाँ पर प्राइमरी सस्पेंशन को इंप्रूव करने के लिए स्प्रिंग प्रोवाइड कर दी। और ये कहीं आपने इतनी कॉमन बोगी है, ये होता है आईसीएफ की बोगीज, जो कि अब तक भारतीय रेल में काफ़ी तौर पे यूज़ की गई। इस बोगीज के अंदर आप देख सकते हैं इसमें अभी भी हॉर्न टाइप का स्ट्रक्चर हमने यूज़ करने की कोशिश करी, जिसे हम गाइड बोलते हैं, एक्सल गाइड। पर अब इसमें हमने एक अलग से एक्सल बॉक्स लगा दिया विद स्प्रिंग्स। सो इसको जो सस्पेंशन है, हमने यहाँ पर सस्पेंशन अचीव कर लिया है। क्या अचीव किया हमने? सस्पेंशन। सस्पेंशन के साथ साथ हमने जो कि फीचर था हॉर्न का वो हमने यहाँ अचीव कर रखा है कि इसको ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब किस दिशा में ये मूव कर सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने देखा कि ये वर्टिकल में तो है ही, लेकिन इसको थोड़ा सा लेटरल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यहाँ मिलता है ड्यू टू स्प्रिंग्स, जो कि हमें इस वाले फ्रेम में नहीं मिल रहा था। तो लेटरल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें, क्योंकि जब गाड़ी हाई स्पीड में जाएगी तो लेटरल फोर्सेस भी डेफिनेटली आएंगे, और जब जिसे हम हंटिंग बोलते हैं, लर्चिंग बोलते हैं, तो जब लेटरल मूवमेंट आएगा तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसको अपना जो डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए ये स्प्रिंग्स काफ़ी काम आती है। क्योंकि स्प्रिंग्स का आप फ्रेंड्स ये जानते हैं कि स्प्रिंग एक ऐसी कंपोनेंट है जो कि नॉट ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन बट थोड़ा सा लेटरली भी मूव कर सकती है। तो स्लाइट लेटरल मूवमेंट जो डिफ्लेक्शन है वो हम आपको स्प्रिंग से प्रोवाइड करते हैं। सो एक ये भी बहुत फेमस बोगी रही और भारतीय रेल में इसने काफ़ी दौर तक राज किया और आज भी है, आईसीएफ के अंदर आज भी यूज़ होते हैं। लेकिन जब हाई स्पीड पोटेंशियल पे जाते हैं तो फ्रेंड्स हमें बोगी को हल्का करना पड़ेगा। सो किसी भी कोच कंपोनेंट में, डिज़ाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस बोगी को हल्का करना पड़ेगा, लोड कम करना पड़ेगा।
हालांकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन उसका लोड कम करना पड़ेगा और वियर टीयर कम करना पड़ेगा। किसी बोगी की सबसे अच्छी चीज़ होगी कि इट हैज़ लो मेंटेनेंस। सो अगर आप बोगी का मेंटेनेंस कम करना चाहते हैं तो उसका वज़न कम करें, उसके अंदर मूविंग पार्ट्स, वियर एंड टीयर पार्ट्स को कम करें। इस बोगी ने के अंदर वो इश्यूज आने लग गए क्योंकि इसका मेंटेनेंस काफ़ी है, इसके अंदर वियर टीयर के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर बहुत सारे बुशेस आपने देखा होगा आईसीएफ में, यहाँ बुश ही बुश लगते हैं, काफ़ी बुशेस का यूज़ होता है। और ये क्योंकि मैकेनिकल कंपोनेंट है, वियर टीयर के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। स्प्रिंग मूविंग पार्ट है। देखिए, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मूवमेंट देयर इज अ वियर, because wear itself says that it is proportional to pressure and velocity. So where there will be the velocity there will be a wear. कभी एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पर रखा रखा वियर नहीं होता, लेकिन जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पर चलना चालू करता है, स्लाइड करना चालू करता है, तो वियर होता है। अब तो प्रेशर बढ़ने से और वेलोसिटी बढ़ने से वियर बढ़ेगा, तो हम ये चाहते हैं ये वियर कंपोनेंट्स कम करें, क्योंकि जब भी वियर बढ़ेगा आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस बढ़ता है, आपको उसको जल्दी पीरियोडोसिटी में मेंटेनेंस करना पड़ेगा। यानी कि जो बोगी आप 9 महीने में जो अब आप चाहते हैं वो 18 महीने में होना चाहे, तो जो आज पीरियोडोसिटी अगर 9 मंथ्स की है उसको अगर 18 करना चाहते हैं तो आपको उसके मैकेनिकल कंपोनेंट्स कम करने पड़ेंगे, उसका वियर टीयर कम करना पड़ेगा। सो इसको लेके कुछ लोगों ने बनाई स्प्रिंग जो कि गायब कर दी और हमने वहां पर रबर स्प्रिंग्स का यूज किया। अब रबर ने आपको क्या दिया? रबर ने आपको दिया नो वियर एज नो मूविंग पार्ट। यहां कोई मैकेनिकल मूविंग पार्ट नहीं है, यहां कोई स्प्रिंग नहीं है। द रबर इटसेल्फ इज अ फ्लेक्सिबल स्प्रिंग। यहां पर रबर एज अ स्प्रिंग की तरह काम कर रही है, तो आपका सबसे पहली चीज आपका वियर ड्रास्टिकली कम हो गया। सेकंड, लोड, क्या हमने इसमें लोड अचीव किया कम करना? यस। जो स्प्रिंग आपकी अब तक दो दो कॉइल स्प्रिंग लग रही थी, आपने उसकी जगह सिर्फ रबर स्प्रिंग्स का यूज करना चालू कर दिया। एंड रबर इटसेल्फ प्रोवाइड्स वेरी गुड डैम्पिंग। रबर का एक बहुत अच्छी चीज यह है कि इट इज अ डैम्पर ऑल्सो। सो आपको डैम्पिंग भी सेम कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा था। स्प्रिंग जो कि आपकी एनर्जी स्टोर करके रिट्रीव करके दूसरे फॉर्म में एनर्जी दे रही थी, जो कि आपका काम सस्पेंशन का स्प्रिंग कर रही थी, वो आपका रबर कर रहा है विद डैम्पर्स। ऐसी बोगीज का डेवलपमेंट हुआ और आप देखेंगे फ्रेंड्स, एल्स्ट्रॉम की हाई स्पीड बोगीज में इसको यूज भी किया गया। आप ये वाला कंपोनेंट देखेंगे यहां पे, तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पर स्प्रिंग, ये रबर स्प्रिंग्स का यूज हुआ। सो अब इसके अलावा एक और बोगी जो हम भारतीय रेल में यूज करते हैं, जिसे हम फिएट बोगी कहते हैं, जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज हो रही है। फिएट बोगी जो कि एलएचबी की जान है, वो है इस कंट्रोल आर्म कंसेप्ट पे। आपने देखा कि हमें सबसे पहले वियर टीयर कम करने के लिए मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स जो थे वो कम करने थे और वेट कम करना था। तो वेट कम करना है और मूविंग पार्ट कम करना, तो आपने एक स्प्रिंग कम कर दी जो कि हॉर्न में 2 जगह लग रही थी, तो आपने उसकी जगह सेम स्प्रिंग को अंदर लगा के और एक ही पोर्शन पर रख दिया, तो लोकलाइज हो गई। तो आपके 2 जगह पे वियर ना होके सिर्फ एक जगह पे वियर हो गया। और आपने इसमें कंट्रोल आर्म को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। कंट्रोल आर्म को यूज़ करने से आपने इतना बड़ा जो एक्सल विंग और एक्सल बॉक्स बनता था उसको आपने हटा दिया। और क्योंकि एक्सल बॉक्स के अंदर आप स्पेरिकल बेयरिंग्स यूज़ कर रहे थे फ्रेंड्स, इसके बारे में भी हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। इसमें स्पेरिकल बेयरिंग्स यूज़ होती थी, अब इसमें आपने कार्टेड टेपर रोल बना दी, CTRB। तो CTRB ने इसका वेट कम कर दिया। स्पेरिकल बेयरिंग का वेट ज़्यादा था, मेंटेनेंस ज़्यादा थी, वियर ज़्यादा था। CTRB ने वो आपको अचीव करके दे दिया और कॉम्पैक्ट हो गई, साइज़ आपने छोटा कर दिया और यहाँ पर आपने स्प्रिंग्स को थोड़ा और छोटा करके यहाँ पर यूज़ करना चालू कर दिया। तो आपने ओवरऑल वेट जो था बोगी का वो आपने कम करना स्टार्ट कर दिया। मैकेनिकल मूविंग कंपोनेंट्स आपने कम कर दिए, इसमें आपने रबर कंपोनेंट्स का ज़्यादा उपयोग करना चालू कर दिया। बुशेस आपके, देयर इज़ नो ऑयल कंसेप्ट हेयर, क्योंकि आपने जब इस वाली बोगी को यूज़ किया तो आपने इसमें डैम्पन, आपका कोई यहाँ पर जो डैम्पिंग के लिए आपने कोई यहाँ पर डैम्पर तो लगाया नहीं था, तो आपने इसमें एक ऑयल वाला टब यूज़ करना चालू किया। जैसे हम एक्सल बॉक्स के अंदर ऑयल करके उसको डैम्पर की तरह यूज़ करते थे एक्सल गाइड को ही, तो वो वाला जो ऑयल स्पिल होता था कभी निकल जाता था और जो इश्यूज थे वो यहाँ पर ख़त्म हो गए। तो देयर इज़ नो स्पिल।
सो बेसिकली यू हैव अचीव्ड दिस इन फिएट बोगी। लेकिन फ्रेंड्स, आपने क्या खोया? आपने खोया लेटरल स्टिफनेस, लेटरल फ्लेक्सिबिलिटी। नो डाउट इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो इंटैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये रॉक कर रहा है। यहाँ पर रॉकर होता है, जैसे कभी ये ऊपर जाएगा, कभी ऊपर नीचे जाएगा, तो स्प्रिंग ऊपर से नीचे मूव करती रहती है। ये कंट्रोल आर्म कभी ऐसे होता है, कंट्रोल आर्म कभी यहाँ जाएगा। लेकिन लेटरल डायरेक्शन में इसका स्टिफनेस इज वेरी लेस, लेटरल डायरेक्शन में इसकी स्टिफनेस ज़्यादा हो गई, यानी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी स्प्रिंग एक तो छोटी हो गई और आपने कंट्रोल आर्म को उसको बांध दिया है। यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये से बंधा हुआ सिस्टम है, तो आपकी जो लेटरल डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट थे वो कम हो गए। सो इसकी जो बोगी की स्टेबिलिटी थी वो थोड़ी सी बढ़ गई। आपने इसके अंदर देखा कि स्टेबिलिटी थोड़ी सी हमें यहाँ पर मिल गई, क्योंकि अब जो पहले ये लिटरली ज़्यादा ऑसिलेट कर रही थी वो अब इतनी ऑसिलेट नहीं करेगी। सो आपने यहाँ पर थोड़ी सी लेटरल स्टिफनेस बढ़ा दी। लेकिन कई बार ये होता है कि लेटरल स्टिफनेस जब आपकी बिल्कुल बढ़ जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, वियर एंड टियर, जो स्ट्रेस कंपोनेंट है, जो इसका कंट्रोल आर्म का ये वाला पोर्शन है, कंट्रोल आर्म का जो पिवट है, जिसे हम पिवट बोलते हैं, चांसेस है कि वहाँ पर थोड़ा आपको फेलियर के चांसेस मिलें। सो मेंटेनेंस में हमें पिवट वाले रीजन को सबसे ज़्यादा देखना पड़ता है। इसमें आपको बहुत अच्छा रोबस्ट रबर यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये देखा कि आपने जब यहाँ पर कंट्रोल आर्म वाले पोर्शन में, मैं दिखा देना चाहता हूँ ऊपर से, जैसे ये कंट्रोल आर्म जो आपको यहाँ लगा हुआ था, यहाँ से ये बोगी का कंपोनेंट है, तो आपने जब इसको यहाँ वाला पोर्शन रिस्ट्रिक्ट किया, तो वो क्या करेगा, इस पोर्शन पे स्ट्रेस देगा, ये कैंटिलीवर टाइप बन जाएगा और इस पोर्शन पे स्ट्रेस देगा। तो स्ट्रेस आने से फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको वहाँ पर एक अच्छा कंपोनेंट यूज़ करना। पर नो डाउट दिस बोगी इज़ मेंटेनेंस फ्री। आपने इसके अंदर वेयर एंड टियर कम कर दिया, लोड कम कर दिया, सो ये बोगी आपका राइड इंडेक्स में भी बेटर हो गई। सो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था बोगी के प्राइमरी सस्पेंशन या प्राइमरी साइड का। तो अब इसका बोगी फ्रेम क्या होता है? जनरल ट्रेंड में इट इज नोन एज एच टाइप। एच टाइप मतलब जनरल ट्रेंड में बोगी एक एच फॉर्म में होती है। कई लोग उसको वाई भी बोलते हैं। वाई इसलिए क्योंकि जब हम सामने से देखते हैं तो इस टाइप से दिखती है हमें वाई फ्रेम। अच्छा, वाई फ्रेम ने हमें दिया क्या, मतलब अब आप देखेंगे एक बार आईसीएफ की, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आईसीएफ बोगी में हम देखते हैं तो आईसीएफ बोगी एकदम फ्लैट है, समतल। यहाँ जो आपको दिखती है, यहाँ पर आपका लोअर स्प्रिंग प्लैंक होता है, यहाँ पर आपके 2 व्हील होते हैं। उसी के अंदर हमने वाई यूज़ किया। वाई यूज़ करने से हमें क्या मिला? वाई यूज़ करने से हमें ये वाला स्पेस मिल गया। अब जो यहाँ पर मेरी स्प्रिंग, जो आपकी यहाँ स्प्रिंग, आप जो छोटी सी स्प्रिंग लगाते थे यहाँ पर 2, उसकी जगह बड़ी बड़ी स्प्रिंग लगाने लग गए, जिसे हमने फ्लेक्सी कॉइल बोला। हम इसको आगे और देखेंगे, लेकिन ये वाई फ्रेम का हमें बेनिफिट मिलता है। सो अब इस फ्रेम को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, जैसे हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक्सटर्नल तरीका है और एक इंटरनल तरीका है। होगा क्या, देखिए हमने पहले ही बोला था कि हमें वेट कम करना है, आपको बोगी का वेट कम करना है। तो जब मटेरियल का डायमेंशन बढ़ेगा, डायमेंशंस बढ़ते हैं यानी साइज बढ़ता है, तो ऑब्वियसली उसका वेट आपका बढ़ेगा। तो आप ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट बनाना चाहते हैं, तो दिस इज़ वेरी प्रिफर्ड, इंटरनल इज़ वेरी प्रिफर्ड। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे बोगी के अंदर की तरफ में फ्रेम ले लेंगे, तो उसका बेयरिंग ऑफ कोर्स यहाँ अंदर की तरफ आएगा। तो एग्जामिनेशन में जब भी गाड़ी कहीं चलेगी तो आप कभी भी उसका बेयरिंग बाहर से देख नहीं पाएंगे, आपको विजुअली कभी भी वो बेयरिंग नहीं दिखेगा। तो लेकिन अगर कोई बेयरिंग में कोई इशू है, हॉट एक्सल है या कुछ, तो आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे फ्रेम में क्या होगा, ये जो बेयरिंग कंपोनेंट है वो बाहर की तरफ रहता है। जब बाहर की तरफ रहता है तो आपको ऑफकोर्स ये बाहर से विजुलाइज होगा, बेटर एग्जामिनेशन होगा। सो दिस इज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको एक्सटर्नल ही प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन वेट वाइज इंटरनली इज बेटर। लेकिन आजकल कई तरीके हैं कि एक्सटर्नल को भी हम वेट कम करने के लिए उसके अंदर से वेरियस कंपोनेंट्स को हम निकालते जाते हैं, वो हम आगे वाले स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। सो अब हम सेकेंडरी की तरफ आ जाते हैं, पिन पॉइंटेड कि सेकेंडरी में क्या कंपोनेंट होते हैं। सो हमने ये देख लिया कि बॉडी होती है, बोगी चाहिए अब, लेकिन उसमें सेकेंडरी में हमें बोल्स्टर क्यों चाहिए? बोल्स्टर वो डिवाइस है जो कि बॉडी से बीच में बोल्स्टर आता है, फिर आपकी बोगी आ जाती है। अब ऐसा क्यों? ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जब इनिशियली कोच के स्ट्रक्चर जब बना, इनिशियली जब कोचेस बने, तो हमने देखा था कि उनमें स्प्रिंग यूज हो रही थी। अब स्प्रिंग एक ऐसी डिवाइस है कि स्प्रिंग को बांधा नहीं जा सकता, यानी
स्प्रिंग को आप किसी एक कंपोनेंट पे बांध के फिर बोलेंगे कि मैं उसको स्प्रिंग लगा देता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कोच से आप डायरेक्टली कोच बॉडी को स्प्रिंग लगा के और उसको नीचे की तरफ फ्रेम में लगाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब लेटरल या कभी भी टॉर्जन होगा, टॉर्जन से स्प्रिंग क्या होती है, अपनी जगह पे ट्विस्ट करेगी, उसको वो फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमने क्या किया, बीच में एक प्लैंक लगा दिया जिसे हम बोल्स्टर बोलते हैं, और स्प्रिंग को उसके बीच में डाल दिया और बॉडी को उसके ऊपर रेस्ट करा दिया। तो जब हम बॉडी को उसके ऊपर रेस्ट कराते हैं, तो जब मोशन होता है या कभी भी लेटरल या कुछ भी मूवमेंट आता है, लेटरल मूवमेंट या फिर कहीं रोटेशनली, मतलब बोगी रोटेट करी है, क्योंकि कर्व में जब बोगी रोटेट करेगी तो ये जो स्प्रिंग्स हैं वो ऑफसेट होगी, यहाँ से थोड़ी ये अंदर इधर की तरफ जाएगी, ये इधर की तरफ जाएगी। सो उस केस में स्प्रिंग अंदर ही अंदर मोशन इस प्लैंक से करती है, वो बॉडी से नहीं करती है। तो पर लेकिन बॉडी के रिस्पेक्ट में प्लैंक हमेशा स्थिर रहेगा। सो ये कंसेप्ट है हमारा बोल्स्टर का। लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं, ये केस जब है जब आपको यहाँ पर कॉइल स्प्रिंग की यूज होगी। अगर आप कॉइल की जगह एयर स्प्रिंग ले आते हैं तो आपको बोल्स्टर की आवश्यकता नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं बोल्स्टर इज डूइंग व्हाट, बेसिकली बोल्स्टर इज एडिंग वेट टू द बॉडी बोगी। बोल्स्टर इज अ वेट टू द बोगी विच वी डोंट वांट टू ऐड। लेकिन जब पुराने बोगीज के अंदर ये स्प्रिंग हुआ करती थी, या स्प्रिंग है आज भी, इसलिए हमें बोल्स्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन में एक ब्रेक थ्रू आया जब हमने स्प्रिंग्स को एयर स्प्रिंग्स से कन्वर्ट करना चालू कर दिया। और जब एयर स्प्रिंग्स आई तो एयर स्प्रिंग ने स्प्रिंग का जो टॉर्जनल मूवमेंट का या इशू था वो सॉर्ट आउट कर दिया। टॉर्जनल मूवमेंट का इशू मतलब, अगर आप अब आप कॉइल स्प्रिंग को ऊपर से देखते हैं तो वो इस टाइप से है, जब रोटेट करेगी तो ये कॉइल्स आपस में मूव करते हुए कुछ ऐसी आ सकती है, तो वो टॉर्जनली मूवमेंट होता है, जो कि एक बॉडी से आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन जब एयर स्प्रिंग आ गई तो एयर स्प्रिंग के अंदर वर्टिकल मूवमेंट तो बहुत अच्छा है ही, आप अगर ऊपर से एयर स्प्रिंग को देखेंगे तो उसका एक पिवट होता है खाली, और वो वहाँ पर बॉडी से लगा भी हुआ है, तो वो कभी भी लिटरली बोगी के साथ आगे पीछे कर सकता है, उसमें कोई टॉर्जन टाइप की चीज़ नहीं होगी। और टॉर्जन अगर कुछ होगा तो वो अंदर ही अंदर रबर स्प्रिंग में हो जाता है, बिकॉज इट इज़ अ रबर कंपोनेंट। सो फ्रेंड्स, हमने एयर स्प्रिंग और लिटरल जो कॉइल स्प्रिंग्स हैं उनको हमने यूज़ करना स्टार्ट किया। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको समझना होगा वो ये है कि हमें क्या बेनिफिट है। मैं एक साइड आपको कॉइल स्प्रिंग का लिख रहा हूँ और एक साइड आपको एयर स्प्रिंग का लिख रहा हूँ। हालांकि एयर स्प्रिंग का हर जगह बेनिफिट ज़्यादा है कॉइल स्प्रिंग से। कॉइल स्प्रिंग में आप देखते हैं कि लीनियर ग्राफ बनता है, यानी कि लोड के साथ साथ डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। लेकिन एयर स्प्रिंग में हम देख रहे हैं जैसे जैसे लोड बढ़ता है हम उसमें एयर कंपोनेंट बढ़ाते हैं, एयर प्रेशर बढ़ाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो आपका एयर प्रेशर आप बढ़ाते हैं। जब भी एयर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसकी जो क्षमता है डिफ्लेक्शन की वो कम हो जाएगी और वो डिफ्लेक्शन कम करेगा। सो बेसिकली वी कैन मैनेज द डिफ्लेक्शन, यानी कि अगर गाड़ी के अंदर लोड बढ़ता है तो हम उसका डिफ्लेक्शन, उसमें हम एयर कंपोनेंट और ऐड करेंगे तो उसका जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाएगा। सो वी कैन मेंटेन द डिफ्लेक्शन, वी कैन मेंटेन द डिफ्लेक्शन, and when we are able to maintain the deflection we can say that the platform height can be maintained। यानी कि अगर एक सतह है, ये कोच की बोगी, ये बॉडी की सतह है और ये व्हील है, तो इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस आ रहा है बॉडी और व्हील, वो हम मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन कॉइल के केस में ऐसा नहीं होगा। कॉइल के केस में जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा इसका डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और ये बोगी, ये बॉडी आपकी नीचे की तरफ आ जाएगी, तो आप इसमें कभी प्लेटफॉर्म मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोकल्स, सबर्बन, मेट्रोज, जहाँ भी प्लेटफॉर्म हाइट हमें मेंटेन करनी पड़ती है, हम चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म हाइट मेंटेन हो ईजी कम्यूटर्स के लिए, वहाँ पर हम एयर स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एयर स्प्रिंग में हम डिफ्लेक्शन मैनेज कर सकते हैं, हम अपने डिफ्लेक्शंस को विद एयर प्रेशर मैनेज कर सकते हैं, और हम हमेशा प्लेटफॉर्म हाइट बढ़ा सकते हैं या उसको हमेशा प्लेटफॉर्म की हाइट को मेंटेन कर सकते हैं। ये जो डिफरेंस है हाइट का, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं लोड बढ़ रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो हम उसमें प्रेशर दे देंगे तो ये ऊपर की तरफ फिर से चले जाएगा। लेकिन कॉइल के केस में ऐसा हम नहीं कर पाते। और हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो ये इसका डिफ्लेक्शन हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कॉइल को हम लेटरली देखते हैं, अगर कॉइल को हम लेटरली देखते हैं तो एक कॉइल स्प्रिंग है, मान लीजिए फ्लेक्सी कॉइल, बड़ी सी स्प्रिंग है, तो अगर लेटरल डिफ्लेक्शन हुआ तो कॉइल स्प्रिंग इस टाइप से हो जाएगी। तो
हमें देख रहे हैं इसका डिफ्लेक्शन हम मैनेज नहीं कर पाते। एयर स्प्रिंग के केस में क्या होता है, एयर स्प्रिंग एक बेलो है, एयर स्प्रिंग एक सिंपली बेलो होता है, गुब्बारा, एक सिंपल गुब्बारा सा है। तो अगर ये लिटरली थोड़ा मूव भी करेगा तो इतना ज़्यादा मूव नहीं करता, थोड़ा सा मूव करके रुक जाएगा। तो इसका लेटरल डिफ्लेक्शन जो है, लेटरल डिफ्लेक्शन इज लेस कंपेयर टू कॉइल। अब इसमें क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा फ्रेंड्स ये है कि कभी मान लीजिए कोई गाड़ी टनल में से जा रही है, मान लीजिए एक टनल है और टनल कर्व ट्रैक पे है, तो जो बॉडी आपकी टिल्ट करती है लेटरली, जब उसको फोर्सेस मिलते हैं टिल्ट करती है, तो हमने देखा है कि कॉइल्स के इसमें हम उसको ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे, उसके अंदर हमारे पास उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। तो हम ये देखते हैं कि कॉइल के केस में बॉडी यहाँ की तरफ ज़्यादा टिल्ट करेगी, लेकिन एयर स्प्रिंग के केस में बॉडी कम टिल्ट करेगी। तो ऐसा हो सकता है कि कई बार ये अपने डायमेंशन को छोड़ के थोड़ा बाहर आ जाए और चांसेस हैं वो कहीं हिट हो जाए। इसलिए जनरल ट्रेंड में हम चाहते हैं कि एयर स्प्रिंग्स को हम यूज़ करते हैं, कॉइल स्प्रिंग्स को हम कम यूज़ करते हैं। और जब भी कर्व होते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि टनल्स और कर्व्स को बनाते वक्त हम कॉइल स्प्रिंग का भी यूज़ करें, ऐसे डिज़ाइन में हमें यूज़ करना पड़ता है। सो हमने ये देखा कि जब जो पुरानी बोगीज थी जिसके अंदर हम लोअर स्प्रिंग प्लैंक और ये आईसीएफ में यूज़ कर रहे थे, तो उनमें लेटरल डिफ्लेक्शन था नहीं, क्योंकि स्प्रिंग की हाइट छोटी थी। अब अगर स्प्रिंग की हाइट एक इतनी है और एक स्प्रिंग की हाइट इतनी है, तो लेटरल डिफ्लेक्शन ऑब्वियस है, जिसकी हाइट ज़्यादा है उसके अंदर लेटरल डिफ्लेक्शन इज़ वेरी मच, जिसकी हाइट कम है उसके अंदर लेटरल डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी हाइट को इतना ही कर दूँ तो जो आपको लेटरल डिफ्लेक्शन मिलेगा वो इतना सा ही मिलेगा, सिर्फ इतना, और जब आप हाइट बढ़ा देंगे तो लेटरल डिफ्लेक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा। तो जो आपकी आईसीएफ बोगी थी उसके अंदर स्प्रिंग्स की हाइट छोटी थी, तो जब छोटी थी तो आपको लेटरल रिफ्लेक्शन देना था, तो जो उसके लिए हमने क्या किया, उसको लोअर स्प्रिंग प्लैंक के अंदर नीचे की तरफ उसको थोड़ा टिल्ट कर दिया। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर ये प्लैंक थोड़ा बड़ा है, तो स्प्रिंग एक्चुअली थोड़ा टिल्ट होती है। स्प्रिंग आईसीएफ के केस में स्प्रिंग सीधी ना होके थोड़ी सी ऑफ होती हैं, ऑफ सेट की तरह लगाई जाती हैं, थोड़ा सा टिल्ट होती हैं ये। तो बेसिकली जो इनका ये पॉइंट है, जो नीचे का लोअर पॉइंट है ये वाला, दैट इज समवॉट मोर देन द अबव पॉइंट। जो आपका टॉप है, अगर ये ए है और नीचे का बी है तो बी इज ग्रेटर देन ए, जिससे इसको हम थोड़ा सा लिटरली शिफ्ट कर देते हैं, और ये लोअर स्प्रिंग प्लैंक का काम है। सो ये लिटरल शिफ्टिंग के काम आता है, जैसे कि हम इसमें फिगर में देख पा रहे हैं। कॉइल स्प्रिंग के केस में फ्लेक्सी कॉइल, मतलब जब लंबी कॉइल होती है जो कि हमने फिएट में देखी, तो ऐसा कोई इशू आता नहीं है। सो अब हम ये समझ चुके हैं कि बेसिकली स्प्रिंग्स के केस में हमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि वेट हमें कम करना है, मूविंग कंपोनेंट्स को हमें कम करना है। फ्लेक्सी कॉइल मतलब जो स्प्रिंग की हाइट ज़्यादा है वो मोर फ्लेक्सिबल है। अगर आपको फ्लेक्सी कॉइल अकोमोडेट करनी थी क्योंकि आपका फ्लैट सरफेस यूज़ हो रहा था अब तक आईसीएफ के अंदर, तो आपको उसको फ्लेक्सी कॉइल अगर यहाँ अकोमोडेट करनी थी तो इतने से एरिया में नहीं होती, इसलिए आपने उसको वाई फ्रेम ले लिया, जो कि हमारा एलएचबी के अंदर होता है, उसके अंदर हमने फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टार मार्क इम्पॉर्टेंट, कि इफ़ देर इज़ नो कॉइल स्प्रिंग there is no need for bolster, and bolster is nothing but it is a weight which is useless and which is not even required. So for a bolsterless bogie we need mandatory हमारे लिए हो जाता है एयर स्प्रिंग का यूज़ करना। सो फ्रेंड ये हमने यूज़ किया है, ऐसा नहीं है हमने यूज़ नहीं किया, ये कंसेप्ट अब हमने यूज़ किया, और ये कंसेप्ट हमारा नन अदर देन वंदे भारत में हमने फ्रेंड्स ये कंसेप्ट यूज़ किया, यानी T18 की बोगी इज़ अ बोल्स्टरलेस बोगी। हमने वेट रिडक्शन के उसमें बहुत सारे प्रयास किए, हमने डिस्क गायब कर दी है, हमने ब्रेक डिस्क गायब कर दी है, हमने ब्रेक डिस्क को व्हील पे ही ले लिया है। सो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। सो मैं जिसकी बात कर रहा था लेटरल फ्लेक्सी कॉइल, जितनी ज़्यादा कॉइल बड़ी होगी, देखिए आप ना, ये कॉइल बड़ी है तो ये थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, हम इसी को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, और लेटरल शिफ्ट का मतलब यही रहता है। और जैसे मैंने आपको बताया बोल्स्टरलेस बोगी क्या होती है, तो फ्रेंड्स ये है बोल्स्टरलेस बोगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई बोल्स्टर का कंसेप्ट नहीं है, सीधा कोच बॉडी इसके ऊपर आके बैठती है। फ्रेंड्स दिस इज़ नन अदर देन द वंदे भारत बोगी। आप ये देख सकते हैं कोच बॉडी सीधा उसके ऊपर हम बैठाते हैं, और ऑन दिस टू बोल्स्टर्स। सो वी कैन यूज़
दिस कंसेप्ट ऑल्सो। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और एक दो चीज़ शेयर कर देना चाहता हूँ। अगर एक बोगी है तो हम बोगी के अंदर जो लोड है उसको हम सेंटर में क्यों ले रहे हैं? हो सकता है हम जो बोगी है हम ये भी कह सकते थे कि यार आपने बोगी बना दी है, सो इस बोगी का लोड यहाँ और यहाँ ले लेते हैं। मतलब एक कोच के नीचे जब ये बोगी आएगी, मान लीजिए यहाँ आती है, तो हम उसको यहाँ और यहाँ माउंट कर लेते हैं। पर हमने ऐसा नहीं करके हमने सेंटर क्यों लिया? तो सेंटर मिलने से ये है कि फ्रेंड्स इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। आप दो जगह पे उसको बांध देंगे तो जब कर्व आएगा तो आप दो जगह पे आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आपने एक सेंटर पोजीशन टू सेंटर पोजीशन नेगोशिएट कर रहे हैं। दूसरा, अब आप यहाँ देखेंगे, मान लीजिए कोई बम्प आया, मान लीजिए कोई बम्प आया आपके ट्रैक में, तो ये वाले बोगी मान लीजिए उठ गई प्रेजेंट सरफेस से एच हाइट, तो आपका सेंटर वाला पोर्शन कितना उठा? सेंटर वाला पोर्शन विल बी h/2। हेंस आपका पूरा कोच, आपके अंदर के जितने एक्सपर्टीज आ रहे हैं कोच के ट्रैक में या फिर व्हील में, वो अगर h हाइट के आएंगे तो आपकी बोगी विल नॉट मूव मोर देन h/2। हेंस आपका जो एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड ऑफ एनी इरेगुलरिटीज will decrease by half, hence we are using the mid location of suspension। इसके अलावा हम क्या चाहते हैं कि हमें बोल्स्टर यूज़ ना करना पड़े, तो हमने बोल्स्टर लेस जो स्प्रिंग्स है उसका यूज़ करना चालू कर दिया। और अब हमें मतलब हमें ये समझना होगा कि हम अब जो स्प्रिंग्स थी उसको हम कैसे यूज़ करें, उसका स्टिफनेस क्या हो, कितने डैम्पर्स हो फ्रेंड्स, तो उसको हम आगे के लेक्चर्स में जानने की कोशिश करेंगे। सो आशा करता हूँ आपको रेलवेज़ की बोगीज़ के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में समझ में आया होगा। सो हमने ये देख लिया फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग्स क्या होती हैं। फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग वो स्प्रिंग्स होती हैं जिनकी हाइट बड़ी होती है और जिसके अंदर लिटरल क्षमता होती है लिटरल डिफ्लेक्शन की, जो कि LHB के केस में यूज़ करते हैं क्योंकि उसको अकोमोडेट करने के लिए आपको हाइट लंबी चाहिए। लेकिन जब से आपने एयर स्प्रिंग यूज़ करी है बेलो टाइप, तो इसकी भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये वंदे भारत की बोल्स्टरलेस बोगीज़ है। और ICF के बाद हमने अब बोल्स्टरलेस बोगीज़ की तरफ हम अब रुझान बढ़ता जा रहा है। सो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये लेक्चर समझ में आया। बहुत बेसिक मैंने आपको बस गाइडलाइन दी है बोगी डिज़ाइन की, और इस सीरीज़ को और कंटिन्यू करते हुए बोगी सस्पेंशन और इसकी डिज़ाइन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे आगे के लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और रेलवे नॉलेज से रिलेटेड कई चीज़ों पे अगर आपको डाउट्स है तो प्लीज़ मेरे को शेयर करें। आई मे नॉट बी एन एक्सपर्ट बट आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट एंड आई विल ट्राई टू शेयर इट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।